Good morning students. I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our fourth chapter in civics in class 8 and the chapter name is Understanding Laws. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉज के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के बारे में। वहाँ हमने देखा था पार्लियामेंट की वर्किंग कैसे होती है, उसके रोल को डिस्कस किया था। और वहाँ हमने ये भी देखा था कि जो हमारे लॉज होते हैं ये पार्लियामेंट में बनते हैं। तो अब ये जो लॉज बन रहे हैं, क्या ये इक्वली एप्लीकेबल होते हैं सभी पे, चाहे वो पर्सन रिच हो या पुअर हो? और एज अ सिटीज़न हमारी क्या ड्यूटी है जो लॉज बन रहे हैं इसमें? तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करने के लिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि जो भी ये कानून बन रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, ये सभी सिटीज़न पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं, चाहे वो पर्सन रिच हो या पुअर हो। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो ये जो न्यू लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, कानून बनते हैं, ये पार्लियामेंट इन्हें कैसे बनाती है, उन्हें कैसे पता चलता है कि किस तरह के लॉ की रिक्वायरमेंट है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लॉज हैं जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल होते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन फिर भी जो पीपल हैं, जो सिटीज़न हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उस चीज़ को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, इसमें एक सिचुएशन दी हुई है हमें एंड वी हैव टू एनालाइज दिस सिचुएशन। A government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10 years jail sentence by the district court for a crime that he has committed। तो एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो क्या करता है, उसके बेटे ने कोई क्राइम कमिट किया होता है, उसके लिए उसे कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दी होती है। उस सज़ा से बचाने के लिए वो अपने बेटे को छुपा देता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वोलेशन ऑफ लॉ हो रहा है, मीन्स कानून को तोड़ा जा रहा है, और जबकि वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो अब इसमें कानून को कैसे तोड़ा जा रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ वॉयलेटेड हेयर, मीन्स जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मेन रूल ऑफ लॉ, ये वॉयलेट किया जा रहा है। तो जब हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि जो हमारी कंट्री होगी वो इस तरह से होगी कि उसमें जो भी इस पर्सन होंगे वो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और उनकी क्या इमेजिनेशंस थी? ऑल द पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, मीन्स एक जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगी उसमें जो सभी पर्सन्स होंगे वो कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर हो। लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड कलर, और कानून कभी भी किसी भी पर्सन को उसके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन अबव द लॉ, और कानून सभी जो नागरिक हैं एक देश के, सभी के साथ इक्वली बिहेव करेगा, उनको इक्वली ट्रीट करेगा, कोई भी कानून की नज़र में कानून से ऊपर नहीं होगा। Any crime or violation of law has specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉ को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है या उसने लॉ को वायलेट किया है, तोड़ा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट रहेगी। इसी के साथ एक पूरा जो प्रोसेस होता है कि किसी पर्सन को कैसे पता लगाना है कि उसने कोई क्राइम किया है तो वो गिल्टी है या नहीं है। अब इसी में कंटिन्यू करते हैं कि वो तो हमने डिस्कस किया हमारे जब इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम में। अब जब एंशिएंट इंडिया की हम बात करते हैं तब वहाँ पे क्या सिचुएशन थी लॉ की? देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो उस टाइम क्या था, जो हमारी कंट्री थी वो भी एक नहीं थी, बहुत सी अलग अलग प्रोविंसेस थी, रियासतें थी। तो वहाँ के जो किंग होते थे उनके जो लॉ होते थे वो भी अलग अलग होते थे, और कई बार इस तरह से होता था कि एक टेरिटरी में जो लॉ है वो दूसरे टेरिटरी में एप्लीकेबल नहीं होता था। तो इस तरह से जो लोकल लॉज होते थे वो
ओवरलैपिंग करते थे, तो जिससे क्या होती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। फिर उसी के बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द सिस्टम ऑफ लॉज बिगेन टू इवॉल्व। अब ऐसे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि जब कॉलोनियल पीरियड आया, मीन्स जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो उन्होंने हमारी कंट्री में जो सिस्टम ऑफ लॉज है इसे स्टार्ट किया था। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रूल ऑफ लॉज इन इंडिया। और जो रूल ऑफ लॉ है हमारी कंट्री में बना हुआ है, जो इसका क्रेडिट दिया जाता है वो भी जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं इन्हें दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कुछ हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। वो कहते हैं, पहली बात तो वो कहते हैं कॉलोनियल लॉज वॉज आर्बिट्रेरी, मीन्स इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाए थे वो आर्बिट्रेरी थे। कैसे, मीन्स अपनी मनमर्जी के लॉ बना लिए, जिन लॉ से इन्हें बेनिफिट होता था ये वही लॉ बना लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेडिशन एक्ट इन्होंने पास किया था 1870 में। वैसे तो सेडिशन एक्ट तब लागू किया जाता है जब कोई भी पर्सन अपनी नेशन के अगेंस्ट कुछ बोलता है या कुछ भी करता है, तब वहाँ पे सेडिशन एक्ट लगता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेडिशन एक्ट 1870 में तब लगा दिया अगर कोई अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ बोल रहा है तब भी वो सेडिशन एक्ट लगा दिया। इंडियन नेशनलिस्ट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, अपनी बहुत इन्वॉल्वमेंट दी है, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं हमारी कंट्री में जो लॉ सिस्टम है इसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इसे लाने के लिए। रोल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन लॉ मेकिंग, तो इसी तरह से उस टाइम पे जैसे ब्रिटिशर्स काफ़ी अत्याचार करते थे इंडियंस पर, जैसे हम हिस्ट्री में भी देखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लॉ मेकिंग में। द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन एमर्जिंग and demanding respect in the colonial court and they began to use law defend the legal rights of the Indians। तो जो हमारे इंडियंस जो लीडर्स हैं उनमें से कुछ लीगल प्रोफेशंस थे, जैसे जो हमारे हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो इसी तरह से कुछ लीगल प्रोफेशंस थे, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कॉलोनियल कोर्ट में डिमांड रखी कि हमारे भी कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए और लॉ होने चाहिए। Indians played a major role on the evolution of the rule of law during the colonial period। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे इंडियंस थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने अपना मेन रोल निभाया है हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है इसे लाने के लिए। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉज। तो इस तरह से जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ये इम्प्लीमेंट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो जो नए लॉज बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इतना तो हमें पता है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, कि जो पार्लियामेंट है ये जो लॉज बनते हैं सारे वही बनते हैं और इसमें जो मेन रोल होता है वो हमारी पार्लियामेंट का होता है। फिर भी देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस। इसके अलावा अब पार्लियामेंट को कैसे पता चलेगा कि लोगों को किस तरह की लॉज की रिक्वायरमेंट है, तो उन तक भी तो हमें मैसेज पहुंचाना है। और वो वे क्या है जिससे पार्लियामेंट को पता चलता है कि हमें किस तरह की लॉज बनाने चाहिए। इश्यूज़ रेज बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्राइब्स हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारे लिए इस तरह का लॉ चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ़ फील करें, हम प्रोटेक्ट फील करें। तो अब पार्लियामेंट में ये बात जाएगी तो वो लोग सोचेंगे इस पर और कुछ लॉ बनाएंगे। ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे जब लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल जब फॉरेस्ट को काट के गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वहाँ पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, तो कुछ लोग इसका अपोज़ भी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर गवर्नमेंट उस पर रीथिंक करती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वॉइस ऑफ सिटीज़न, जनता अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती है पब्लिक हियरिंग के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे जो लोग हैं अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और पार्लियामेंट को हेल्प मिलती है नए नए लॉज बनाने में। और जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। ऐसे तो इनका मेन रोल होता है हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन कुछ जो टीवी रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स एडिटर हैं, ये अपना काम अच्छे से नहीं करते। अगर ये अपना काम अच्छे से करते हैं
तो हमारी कंट्री में जो मेन रोल है वो इन्हीं का होता है, क्योंकि ये अपनी न्यूज़ में दिखाएंगे, टीवी में दिखाएंगे कि हमें इस तरह की लॉज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ इन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो क्या होता है, उससे पार्लियामेंट में एक प्रेशर आता है, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाती है और उसे भी उस तरह के लॉज को बनाने के लिए काम करना पड़ता है। Let us understand how the issues of domestic violence was brought to the attention of Parliament and process adopted for the issues to the become law। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक इशू डिस्कस करेंगे कि कैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके लिए एक नया कानून बनाया गया। तो ये एक स्टोरी है, आपकी बुक में दी हुई है, बेटर रहेगा आप अगर इसके साथ अपनी बुक ओपन कर लें। ये स्टोरी है अक्टूबर 2006 में। दो फ्रेंड हैं, कुसुम और साजिया, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बातें करती हैं कि आज का दिन हम वुमेंस के लिए कितना अच्छा है। तो ये साजिया कहती है कि हाँ, वुमेंस के लिए अच्छा है कि अब जो वॉयलेंस फ्री होम्स हैं अब सिर्फ वुमेंस के लिए ही नहीं, वो सभी के लिए अच्छा है। तो अब ये जो बातें कर रही हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं हम, ये किस टॉपिक पे बातें कर रही हैं। अप्रैल 1991 अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। अब इनके ऑफिस का दिन है 1991 के टाइम में कि दो लेडीज़ इनके ऑफिस में आती हैं। एक कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। और जो दूसरी एक ओल्ड लेडी होती हैं वो कहती हैं कि मेरे बेटा और बहू मुझे इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं और जो मेरे बैंक के अकाउंट्स में हैं मैं ना तो वहाँ से पैसे एक्सेस कर सकती हूँ और उनका जो बिहेवियर है मेरे लिए वो भी बहुत बुरा है। तो अभी जो दोनों हैं उनसे बातें करती हैं, जो वहाँ पे लेडी होती हैं ऑफिसर, तो वो कहती हैं कि इस तरह का कोई लॉ अभी हमारी कंट्री में नहीं है, जो भी लॉज हैं वो क्रिमिनल लॉज हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो अब वो क्या करती हैं, पब्लिक हियरिंग करती हैं। एक इस तरह से जैसे हम इमेज में देख रहे हैं, कुछ लेडीज़ को इकट्ठा करके वो वहाँ पे सबकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, सबको बताते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो 1999 में क्या होता है, लॉयर्स कलेक्टिव, एक ग्रुप होता है लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का, एक्टिविस्ट होते हैं, वो सब मिलकर एक अपना बिल तैयार करते हैं। बिल से मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जैसे कि जब भी आपको मार्केट से कुछ सामान मंगाना होता है तो आप अपने पापा को एक लिस्ट बना के देते हो ना कि मुझे ये सामान चाहिए, और फिर उसके बाद में आपके पापा उसमें से कुछ चीज़ों को काट के और फिर उस लिस्ट को फाइनल करते हैं। तो इसी से ये क्या कर रहे हैं कि इन्हें एक डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग एक लॉ पास कराना है। तो अब इन्हें भी जो जो चीज़ें चाहिए ये उसमें लिख देते हैं। अब जब ये बिल पास करवाते हैं तो वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाता है, गवर्नमेंट चेक करती हैं। तो फिर वो जब पास होके आता है 2002 में, तब वो क्या देखती हैं, अरे इसमें तो वो चीज़ें नहीं हैं जो हमने लिखी थी, कुछ चीज़ों को काट दिया गया है। अब फिर से ये क्या करती हैं, जो बहुत सी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये फिर से उसमें कुछ चीज़ें डालती हैं, ऐड करती हैं। टेम्परेरी कस्टडी फॉर चिल्ड्रन, इसको भी ऐड किया जाता है और फिर इस बिल को दोबारा से पास कराया जाता है। तो अब 2006 में जब ये बिल पास होके आता है तब इनसे पूछा जाता है कि अब इस बिल लॉ में ऐसा नया क्या है। तो वो कहती हैं कि ये जो लॉ आया है ये एक सिविल लॉ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैरिड वुमेन हैं सिर्फ वही प्रोटेक्ट हो सकेंगी। अब इसमें हमने उन सभी कैटेगरीज़ को रखा है, चाहे वो वुमेन वाइव्स हो, मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, उसे घर में किसी भी तरह के वॉयलेंस का सामना करना पड़ रहा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इन शॉर्ट इस स्टोरी में हमने क्या समझा, इस स्टोरी में हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कैसे कोई नया लॉ आया और जो पार्लियामेंट है उन्हें कैसे पता चला कि इस तरह के लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो जैसे कि हम सबको पता है, पहले वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, वहाँ से पास हो गए लॉज। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एंड हैंस लीगल मीन्स कोई लॉ है जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो वैलिड भी है, लीगल भी है। ऑब्वियसली लीगल है, वैलिड है, तभी पार्लियामेंट ने उसे पास किया है। बट इसी के साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है, स्टिल इट कैन बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल। फिर भी वो अनपॉपुलर है और अनएक्सेप्टेबल है, मीन्स लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं
और लोगों को वो सही नहीं लगता, तो कुछ इस तरह के लॉज भी हमारी पार्लियामेंट है वो बना देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं? अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे। पीपल फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, हैंस पीपल माइट हैव क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। तो अब इंटेंशन क्या होती है कि लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो नया लॉ बना है ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप को या किसी क्लास के लोगों को अनफेयर लगता है, उन्हें अपने लिए हार्मफुल लगता है, तो वो क्या करते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, मींस उसकी आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो तरीके क्या क्या होते हैं, वो पब्लिक मीटिंग इकट्ठा करते हैं, मींस बहुत सारे ग्रुप में लोग इकट्ठे हो गए एक जगह पे, उन्होंने अपना टेंट लगा लिया और स्पीच देने लग गए। राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वाले होते हैं वो बड़े बड़े एडिटर्स प्रिंट कर देते हैं और टीवी न्यूज़ चैनल में उनको शो कर देते हैं। सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू accept respective laws framed by the parliaments. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. अब जो लोग हैं उन्हें वो लॉ सही नहीं लग रहा है, मीन्स उन्हें लग रहा है कि ये लॉ है उनके लिए सही नहीं है, तो अब वो पार्लियामेंट में इस तरह के इशू अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं इश्यूज से। तो उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट पे प्रेशर आता है कि अब इस लॉ को हमें चेंज करना पड़ेगा, कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये लॉ उनके लिए गलत है। अब इसी टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे कि जो प्रोटेस्ट का तरीका है, कि जो अनजस्ट लॉ है, लोगों को नहीं लग रहा कि वो लॉज उनके लिए सही हैं, तो वो किन तरीक़ों से अब प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो पिक्चर्स में आप देख रहे हो ये सभी प्रोटेस्ट के तरीके हैं। अब इसी में हमें एक चीज़ और समझनी है, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डजंट एंड विद द इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो एज अ सिटीज़न हमारा रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, पार्लियामेंट में सेंड कर दिया, अब वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, इतना नहीं होता है, हमारा रोल और भी है। और वो रोल क्या है, क्रिटिसाइज देयर एक्शन इफ रिक्वायर्ड, मीन्स जो लॉज बनाए हैं अगर वो गलत है तभी हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करना है। क्लियर? वी कैन रेज क्वेश्चंस, अगर हमें लगता है कोई डाउट है कि ये लॉज ऐसे बन गए, ये कानून ऐसे बन गया, इसमें ये सही नहीं है, तो हमें उनसे क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। जो अपोजिशन पार्टी है ये वो कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ पीपल दैट हेल्प्स द पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। तो इस तरह से जो लोग हैं क्वेश्चन पूछ करके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके इसको नेगेटिव वे में ना लेकर के हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्रिटिसाइज़ करके, मीन्स एक तरह से हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनकी हेल्प ही कर रहे हैं, उनको बता करके कि आप इसको ऐसे कर सकते हो और जो लॉज बन रहे हैं इसमें ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपने टास्क को अच्छे से करे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 4। आइए जानते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले डू लॉज अप्लाई टू ऑल, मीन्स जितने भी लॉज हैं पार्लियामेंट में बन रहे हैं क्या ये सभी पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं? यस, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, और इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो नए लॉज बन रहे हैं ये कैसे पता चलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी वॉइस पहुंचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग हैं वो इश्यूज़ बताते हैं अपने, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी न्यूज़ चैनल है वो बताते हैं। उनके ज़रिए पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें पता चल जाता है कि लोगों को किस तरह के लॉज की रिक्वायरमेंट है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, इसमें हमने देखा कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो पार्लियामेंट उन्हें पास कर देती है क्योंकि वो लीगली वैलिड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल भी होते हैं, फिर भी वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हार्म कर रहे होते हैं, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 4 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।